नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना, लेकर हाजिर हूं सत्ता का महासंग्राम। खबरों की शुरुआत करेंगे। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए अपनी अगली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने तीसरी लिस्ट में 19 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। बीजेपी ने अब तक 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं, पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम आए थे। हालांकि उससे पहले भी अब तक कई तीन करीब अगर लिस्ट की बात की जाए तो 3 लिस्ट जारी कर दी गई हैं। पहले जब नाम आए तो उसको वापस लिया गया। तो बीजेपी की लिस्ट ट्विस्ट ही ट्विस्ट, अब तीसरी लिस्ट सामने आ गई है और कुल 45 उम्मीदवारों के नामों का इसमें ऐलान किया गया। यह बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। तो बीजेपी ने अब तक 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। यह बड़ी खबर। पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम थे और इसके बाद अब तक कुल 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, नाम की घोषणा जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने कर दी है। और बीजेपी किस तरह से लगातार अब कांग्रेस और एनसी को घेरने का काम भी कर रही है, क्योंकि वहां गठबंधन हुआ है। तो ऐसे में लगातार चुनाव समिति की बैठक में तमाम कयासों के बाद फैसला लिया गया। किस तरह से टिकट बंटवारे को लेकर भी ये पैटर्न एक इस्तेमाल किया गया है कि जिताऊ उम्मीदवार जो ग्राउंड पे अच्छा काम कर सके, उसको लेकर भी लगातार बैठक में चर्चाएं चली। और उसके बाद बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट को आज जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने यह लिस्ट जारी की है। तीसरी लिस्ट में 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। तो आपको बता दें कि पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम थे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर, जहां एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी 32 उम्मीदवारों की दूसरी सूची को जारी कर दिया है। अमर अब्दुल्ला, और यह भी आपको बता दें कि वो गांदरबल से चुनाव लड़ेंगे। बारामूला से अगर बात की जाए, जावेद हुसैन को बैग को टिकट दिया गया है। वहीं लाल चौक से एहसान परदेसी को मौका मिला है। हब्बा कदल से शमीमी फिरदौस से चुनाव लड़ेंगे। पुलवामा से मोहम्मद खलील वंद को टिकट दिया गया है। शोपियां से शेख मोहम्मद रफी को मौका दिया गया है। डोडा से खालिद नजीब सोहर वर्दी को मौका दिया गया है। और सोमवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 18 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। उसके बाद ये अगली लिस्ट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सीटों के बंटवारे पर भी अब सहमति बन गई है। तमाम कयासों पर विराम लगा दिया गया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर एनसी और कांग्रेस अलग हो सकती है, लेकिन यहां सभी बातचीतों पर विराम लगा है। और उसके बाद अब यह गठबंधन आगे बढ़ेगा। एनसी 51 सीट और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। माकपा और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को एक एक सीट दी गई है, यानी 2 सीटें अन्य के खाते में दी गई हैं और 51 सीट कांग्रेस ने अपने पास रखी हैं। तो 32 सीट पर चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। और एनसी की अगर हम बात करें, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगली लिस्ट जो है एनसी ने अपनी जारी की है। डोडा से खालिद नजीब सुहरवर्दी को टिकट दिया गया है। तो हब्बा कदल से शमीमी फिरदौस को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पुलवामा से मोहम्मद खलील बंद को टिकट दिया गया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी अगली सूची जारी कर दी है। और बहुत कम समय जो है जम्मू कश्मीर के चुनावों में बचा हुआ है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जम्मू कश्मीर में एक तरफ बीजेपी ने अपनी सूची जारी की है, तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए, एनसी की तरफ से भी सूची जारी कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस तरह से जम्मू कश्मीर में तमाम सूचियों को लेकर राजनीति का दौर चल रहा है। एक तरफ बात थी कि एनसी गठबंधन और कांग्रेस के गठबंधन में क्या ये आगे बढ़ेगी, इसको भी लेकर सवाल कई थे। लेकिन यह भी आपने जाना कि किस तरह से जो तीसरी लिस्ट है वो भी जारी की गई है। और उसके बाद एक तरफ अगर हम बात करें तो उम्मीदवारों की, ये जनता की दिल में क्या राय है, यह भी एक बड़ा सवाल है। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी रोहिल मेरे साथ तमाम जानकारी के साथ। जम्मू कश्मीर में किस तरह चुनाव को लेकर उठापटक चल रही है, रोहिल बताइए। एक तरफ बीजेपी की अगली सूची आई है, सबसे पहले उस पर प्रकाश डालिए। किस तरह से बीजेपी ने थोड़ा वक्त लिया, क्योंकि सूची आई है और उसके बाद सस्पेंस भी देखने को मिला है। पहले हम बीजेपी पे बात करेंगे, फिर एनसी और कांग्रेस के गठबंधन पे।
देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जब कल जो है पहली सूची बीजेपी की तरफ से आई थी जिसमें 44 कैंडिडेट्स को जो है वो उसका ऐलान किया गया था। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी वो शुरू हो गई थी। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के आपस में वहाँ पर जो है नारेबाज़ी की और उन्होंने कहा कि उन कैंडिडेट्स को जो है बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है जो डिज़र्व करते थे। उसके बाद बीजेपी ने वापस जो है अपना लिस्ट लिया। आज एक बार फिर से बीजेपी ने तीसरा लिस्ट जो है वो जारी कर दिया है जिसमें 29 कैंडिडेट्स जो है उनको शामिल किया गया। हालांकि जो कल सबसे पहले जो लिस्ट जारी किया गया था उस के मुकाबले में जो आज नया लिस्ट जारी किया गया है इसमें सिर्फ एक चेंज जो है वो बीजेपी ने कर दी है। आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी की तरफ से लगातार जो है प्रचार किया जा रहा है। पहले चुनाव चरण के मतदान जो 18 सितंबर को होने वाले हैं, तो आज बाज़ाब्ता तौर पर जो नामांकन का आखिरी दिन है, आज भाजपा के सभी नेता जो है वहां पर जो है उनको नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए थे और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं, इस बार हमने देखा कि लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है इन भाजपा नेताओं के साथ देखने को मिल रही थी जिन्होंने आज अपना नामांकन जो है वो दाखिल किया। क्योंकि आज नामांकन का पहले चरण के मतदान में आज नामांकन का आखिरी दिन था और अब बाज़ाब्ता तौर पे कल से जो है चुनाव की प्रक्रिया जो है, चुनाव का जो प्रचार है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी इस बार जो है पूरी तरीके से कमर कसी हुई है और बीजेपी ये चाहती है कि जो उनका नारा है कि जम्मू कश्मीर में इस बार उनकी 50 सीटें जो है वो हासिल कर सकते हैं, ये इस बार बीजेपी का दावा है। और उनका ये भी दावा है कि इस बार बीजेपी जो है अपने दम पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि 10 जी। सालों के बाद जो ये जो चुनाव हो रहे हैं, इन 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा परिस्थितियां बदली है। 10 सालों में केंद्र शासित जम्मू कश्मीर को बनाया गया, राज्य का दर्जा छीन लिया गया, उसके बाद 370 को हटा लिया गया, उसके बाद लद्दाख को अलग केंद्र शासित जम्मू कश्मीर बनाया गया। तो इन 10 सालों में जितनी भी परिस्थितियां बदली है, बीजेपी ने हर हमेशा यही कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर की जनता को किसी न किसी तरीके से जो है बहुत बड़ा फायदा जो है पहुंचाया जाए, जिसके कारण ही उनके कैंडिडेट जो आज इस मैदान में उतरे हैं ये उम्मीद लेकर के शायद वो बीजेपी के लिए कोई बड़ा कारनामा जो है यहाँ पर अंजाम दे सकते हैं। इस वजह से बीजेपी के जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ हमारी बात हुई आज, तो उनका यही मानना है कि 50 के पार उनका जो नारा है जम्मू कश्मीर में वो इस बार पूरी तरीके से मुकम्मल किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति पिछले 10 सालों के बाद, खासतौर पर 2019 के बाद जब से 370 को हटा लिया गया था, जब से रणनीति जो है बीजेपी की तरफ से यहाँ पर अपनाई गई है, तो शायद हो सकता है कि बीजेपी का नारा कहीं ना कहीं यहाँ पर सक्सेसफुल यानी कि कामयाब होता हुआ नजर जी। दिखाई दे रहा है अगर बात करें बीजेपी नेताओं की। तो साथ ही बीजेपी का यहाँ पर कड़ा मुकाबला, बीजेपी तो एक तरफ से पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन कड़ा मुकाबला यहाँ पर है इस वजह से है कि क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो गठजोड़ हुआ है वो कहीं ना कहीं कांटे का टक्कर जो है भाजपा के सभी कैंडिडेट्स को वो यहाँ पर दे सकता है। दूसरी जानब से पीडीपी की जो जमात है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव इस वक्त नज़र आ रही है, क्योंकि आज महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की अध्यक्ष है, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने आज नामांकन दाखिल किया। उनके अपोजिट कैंडिडेट भी बीजेपी के जो है बड़े बड़े कैंडिडेट वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ से बीजेपी ने पूरी तरीके से कमर कस लिया, तो दूसरी जानब से कांटे का मुकाबला जो है महागठबंधन के साथ होगा। क्योंकि महागठबंधन के साथ देख तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दूसरा कांग्रेस है, तीसरी सीपीआईएम की पार्टी है और साथ साथ नेशनल पैंथर्स पार्टी है। तो ये ऐसी 4 पार्टियां हैं जो इस गठबंधन में शामिल है और गठबंधन को पूरी तरीके से हराने के लिए बीजेपी ने पहले से ही कमर कस ली है। और कल से तमाम ये प्रचार सियासी गुड़ा गणित जो है बीजेपी लगातार लगा कर रही थी। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक बैठकों का दौर जारी था, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और उसके बाद ये नई सूची जारी हुई है। रोहिल, अब हम आते हैं एनसी और कांग्रेस के गठबंधन पर। जरा इस पे जोर दीजिए, किस तरह से एक तो इनके मैनिफेस्टो पे और दूसरी चीज जो गठबंधन पे विराम की बात आ रही थी, किस तरह से इस डैमेज को कंट्रोल दोनों ही पार्टी के लीडर्स ने किया है और अब घाटी में इस गठबंधन को लेकर वहां की आम जनता, आम बाशिंदे जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो भी बताइए। देखिए, ग्राउंड की अगर मैं आपको बात बताऊं, विकास जो गठबंधन यहाँ पर हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच, कहीं ना कहीं वो कांटे का टक्कर जो है बाकी अन्य पार्टियों को देगा। चाहे पीडीपी की बात करें जो अपोजिट पार्टी है उनकी, चाहे बीजेपी की पार्टी की बात करें जो उनके अपोजिट में है, किसी भी पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांटे का मुकाबला जरूर होगा, जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से गठबंधन जो है इस वक्त यहाँ पर काम कर रही है, पहले 2 दिनों में जब गठबंधन की बातचीत चल रही
थी उसमें कोई कंक्लूजन सामने नहीं आया। कल शाम को जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है सलमान खुर्शीद की बात करें, केसी वेणुगोपाल की बात करें, खुद वो श्रीनगर आए, उन्होंने लास्ट मीटिंग की तो लास्ट मूवमेंट में ये तय पाया गया कि इस गठबंधन के तहत इस इलेक्शन को जो है वो लड़ा जाएगा। लेकिन इस गठबंधन की अगर बात करें, एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो घोषणा पत्र सामने आया जिसमें उन्होंने 370 की बहाली की बात की थी, दूसरा उन्होंने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर को जो यूटी बनाया गया था उसको एक बार फिर से स्टेट में कन्वर्ट करना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो उस घोषणा पत्र में बात थी वो 370 को वापस लाने की बात की गई थी। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक 370 के हवाले से कोई बड़ा फैसला या कोई बड़ा बयान नहीं दिया है, तो शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनके बीच जो है कोई बड़ी बैठक होगी। 370 का जो घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था, तो इस बात की जानकारी अभी तक जो है नहीं मिल पाई है। बिल्कुल ठीक है। एक चीज और रोहिल बताइए, ये जो लगातार एनसी और कांग्रेस के गठबंधन में हमने जो मैनिफेस्टो देखा है उसमें 370 की बहाली और जिस तरह से जमाते जो इस्लामी हैं उसको फिर बहाल करने की बात की गई है, इस पर घाटी की जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं? एक तरफ हम तस्वीर देख रहे हैं कि जो श्रीनगर है, जो लाल चौक है, वो बदला बदला अब नजर आता है। 15 अगस्त पे हमने देखी सबसे ऊपर जो ऊंचा पुल है उस पर तिरंगा यात्रा निकलती है। ऐसे में 370 को फिर से बहाल करना, जमाते इस्लामी में फिर से बैन हटाना, तो अब वहां की जो जनता है, आम वहां का नागरिक है, वो इस पर क्या सोचता है? कितनी नब्ज टटोल पाए हैं आप? देखिए, आम नागरिकों की बात करें, जिस तरीके से उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि उनको वर्गलाया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, और उनको ये कहा गया है, जो मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि 370 की वापसी जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा जब उनकी सरकार आती है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से, जिस तरीके से मैं ग्राउंड पे काम करता हूँ, मेरे ख्याल से लोगों को यहाँ पर जो वोटर्स है उनको वर्गलाने की एक कोशिश है, एक साजिश है, क्योंकि 370 पर पहले ही जो है केंद्रीय के जो बड़े बड़े मंत्री है, चाहे गृह मंत्री की बात करें, उन्होंने कहा था कि 370 कब्र में दफन हो गया है, अब वो किसी तरह से वापस नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि अगर उनकी सरकार आती है तो 370 को वापस लाया जाएगा, ये साफ तौर पे एक साजिश है, ये साफ तौर पे लोगों को वर्गलाने की कोशिश जो है यहाँ पर की जाती है, क्योंकि पहले ही 370 को हटा लिया गया है, अब कोई भी ताकत जो है इसको वापस नहीं ला सकती है। ये खास तौर पे जो है गृह मंत्री अमित शाह ने परसों बयान में कहा, जब उन्होंने 10 सवालों के जवाब जो है कांग्रेस से मांगे और कांग्रेस से कहा कि क्या आप उस पार्टी को एक बार फिर से सपोर्ट करते हैं जो ये चाहती है कि कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवाद को बढ़ावा मिले, कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादी हमले हो। क्योंकि 370 हटने के बाद हमने देखा, जब से आपने भी जिक्र की लाल चौक की, वहां पर झंडा लहराने की जिक्र आपने भी की, तो ये बात जरूर है कि 370 हटने के बाद, यानी कि 5 अगस्त 2019 के बाद लाल चौक में इस तरीके से झंडा जो है उसको लहराया जा रहा है बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। तो ये बात साफ तौर पे दर्शाती है कि 370 हटने के बाद यहाँ पर आतंकवाद पर काफी ज्यादा लगाम कसी गई है। लोग बिना डर के यहाँ पर जो राष्ट्रीय ध्वज है, देश का झंडा है, वो लहराते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे कोई भी ओकेजन, इंडिपेंडेंस का ओकेजन हो, चाहे कोई भी यहाँ पर कार्यक्रम होता है, तो आम जो युवा है कश्मीर घाटी का, वो राष्ट्रीय ध्वज लेके जो है, जिस तरह से घाटी की तस्वीर बदली है जो आप बता रहे हैं, और अब जो लाल चौक का मंजर बदला है, तो क्या एनसी और कांग्रेस के गठबंधन में जिस बातों का जिक्र किया है, जमाती इस्लाम पे बैन जैसी चीजों या 370 की बहाली का, उसको वहां के आम बाशिंदे किस तरह से लेंगे, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण और दिलचस्प होगा। रोहिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। होगी हरियाणा विधानसभा चुनाव की, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेजेपी और आजाद समाज पार्टी में गठबंधन हुआ है। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी ने चुनाव साथ लड़ने का ऐलान हरियाणा में कर दिया है। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद रावण ने यह ऐलान किया है। जेजेपी 70 और आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर मिलकर यह चुनाव लड़ने वाली है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर आजाद जो रावण हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि अब वो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इससे कितना बड़ा बदलाव या फैक्टर हम इसको कहें कि ये चुनाव में साबित होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जेजेपी और एएसपी आजाद समाज पार्टी ने चुनाव साथ लड़ने का फैसला किया है। तो देखना होगा हरियाणा विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये एक तरफ देखने को होगा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की लगातार बैठक चल रही है, मंथन चिंतन किया जा रहा है। हरियाणा में किस तरह से जमीनी कैंडिडेट्स को उतारा जाए, इस पर चर्चा भी चल रही है।
और खबर को विस्तार देंगे सहयोगी हरेराम मिश्रा, ब्यूरो चीफ हरियाणा से मेरे साथ जुड़ गए, पूरा सियासी समीकरण समझाएंगे। हरेराम, सबसे पहले बताइए, जेजेपी और एएसपी का जो गठबंधन हुआ है, ये कितना बड़ा फैक्टर साबित होगा इस गठबंधन के लिहाज से, और हरियाणा की जनता इसको कैसे देखेगी? देखिए, इस बार के चुनाव में ये मैं पहले भी कहता रहा हूं कि दलित वोट बहुत मायने रखेगा, और जिसकी तरफ दलित वोट जाएगा उसी की सरकार बनेगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो देखा गया, कांग्रेस के पास बड़े पैमाने पे दलित वोट पहुंचा, जिसकी वजह से उसने पिछले लोकसभा के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया। अब तक दो ऐसी गठबंधन हो चुके हैं, एक आईएनएलडी और बीएसपी का, और दूसरा आज हुआ है आजाद समाज पार्टी और जेजेपी का। अगर दोनों ही पार्टियों की बात करें, जेजेपी और इनेलो की, तो वो एक ही विचारधारा या कहे कि एक ही परिवार से होकर के आती है। जहां जो दुष्यंत चौटाला है, उनके चाचा जो है अभय चौटाला आईएनएलडी को लीड कर रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला लीड कर रहे हैं आईएनएलडी को। वहीं जेजेपी को दुष्यंत चौटाला के जो पिता है अजय चौटाला, वो लीड कर रहे हैं, और दुष्यंत चौटाला उसके अध्यक्ष है। तो ये कहा जाए कि दोनों जो है पार्टियां जो दलित वोट बैंक है, ये मानती है कि दलित वोट बैंक उनके साथ आ जाता है, उनकी स्थिति विधानसभा चुनाव में पहले के मुकाबले बेहतर हो जाएगी। वहीं उनकी नजर यह भी है कि कांग्रेस के पास जो है एक बड़े पैमाने पे दलित वोट जा रहा है, उससे वो खींचना चाहते हैं अपनी तरफ। तो ये जो पूरी गणित है, ये दलित वोट बैंक को ही लेकर के है, और ये माना जा रहा है कि बीजेपी से जो है दलित वोट हरियाणा में नाराज है। आमतौर पे जो पिछले चुनाव में कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा क्रिएट किया था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता है या बीजेपी की लीडरशिप है, इस प्रोपेगेंडा को खत्म करने के लिए या इस भ्रम की स्थिति को खत्म करने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम अभी नहीं उठा पाई है, जिससे यह माना भी जा रहा है कि बहुत ज्यादा फर्क जो है नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी से दलित मतदाता लोकसभा चुनाव में भी नाराज नजर आ रहा था, विधानसभा में भी उसको दलित वोट कम ही मिलते नजर आएंगे। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि दलित मतदाता इस विधानसभा चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यही वजह है कि बिल्कुल, और यही हरेराम कहा भी जाता है कि हरियाणा की चाबी उसी के पास पहुंचती है, उस ताले की, उस सिंहासन की चाबी जो यहां कुर्सी बनी है हरियाणा की, उसी पे होती है, जो जाट और दलित को अपने पक्ष में कर लेता है। तो ये मास्टर स्ट्रोक, कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक आगे चलकर फायदे का सौदा होगा इन दोनों ही पार्टियों के लिए, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सत्ता के महासंग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जाते जाते एक महत्वपूर्ण सूचना कि 8 बजे देखना ना भूलें जागो, जिसमें बकरी चराने वालों का करोड़ों की सरकारी जमीन पर जो दावा है, वो आप इसमें देखेंगे, युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चौहान के जी के साथ।